ईज ऑफ डूइंग विद बिजनेस, इसकी अध्यक्षता कर रहे पीएचडी चैम्बर के प्रेसिडेंट श्री प्रदीप मुल्तानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री साकेत डोलमिया जी, चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम के भाई डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, को चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम के भाई श्री राजेश अग्रवाल जी, सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर के भाई श्री सौरभ सान्याल जी, को चेयरमैन पार्लियामेंट्री फोरम पीएचडी चैम्बर के श्री प्रदीप अग्रवाल जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पीएचडी चैम्बर भाई डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जी, हमारे बीच में पार्लियामेंट के सभी हमारे सहयोगी साथी सांसद भाई सुनील जी, भाई सुजीत कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, बहुत अच्छा एक विषय है जिस पर व्यापार को कैसे सरल बनाया जाए और कैसे सरल तरीके से हम व्यापार को करें, इसके विषय पे आज हमारे पार्लियामेंट के सभी जो साथीगण हैं, सांसदगण हैं और जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उन लोगों से हम लोगों की एक बातचीत है। तो इस पे कुछ चीज़ों को समझना है हम लोगों को, और जो चीज़ें कुछ डिमांड्स हमारे बीच में अभी रखी थी कि कैसे हम बिजनेस को सरल बनाएंगे, इसके लिए कई एक बातें प्रदीप जी ने रखी, जैसे कि परमिशन लेने में, किसी भी फैक्ट्री को खोलने में परमिशन लेने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, कई जगह जाना पड़ता है, कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उसके लिए कि आपने सुझाव भी दिया नक्शा पास करने के लिए भी, तो ये जो सुझाव दिए ये आपके बिल्कुल सही बात है कि एक अलग से नोडल ऑफिसर होना चाहिए और वो जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए, ताकि वो बिजनेस को या उस उद्योग को जल्दी शुरू किया जाना चाहिए। लाइसेंस की बात आपने की कि लाइसेंस ना होकर के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जरूर इस बात को हम रखेंगे कि लाइसेंस पे नवीनीकरण का आता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सही है। तो इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, इस पे आपसे भी डिस्कस करेंगे। और आज का जो डिस्कस है, आपकी बात है, मेरे समझ में आई है, इसको कैसे बेहतर बनाया जाएगा, हम अपनी सरकार में इस संबंध में वार्ता जरूर करेंगे। एक बात रखी आपने कि पूरे देश में लोगों को काम करने की छूट होनी चाहिए, ये बात भी आपकी ठीक है, इससे भी मैं सहमत हूँ। और बैंक फाइनेंस के लिए जितनी जल्दी हो सके वो फाइनेंस हो जाना चाहिए। बैंक में फाइनेंस होने में वास्तव में बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है और इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। और एक बात आपने पेट्रोलियम पदार्थों पे जीएसटी लगाने की भी बात की है, सरकार को निर्णय लेना है इस पे, और जो भी निर्णय इस संबंध में आपके जो तरीके के सुझाव हैं, उन सुझाव में को हम जरूर पार्टी में भी रखेंगे और सरकार के जो जिम्मेदार मंत्रीगण हैं उनके बीच में ये बात आपकी जरूर पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हम भारत को एक बेहतर देश बना सकें और हर क्षेत्र में हम आगे हो सकें। 2014 के पहले की बात अगर देख लें तो व्यापार में तमाम एक प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही थी। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन सब चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को, दफ्तरों में बहुत से कागज ऐसे होते थे जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन वो
फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी, तो ज़्यादातर चीज़ों को उन्होंने जिसकी ज़रूरत नहीं थी उसको बहुत कम कर देने का काम किया। जिससे पहले की जो है एक सिस्टम था कि किसी को कागज़ अपने अटेस्ट कराने हैं तो कागज़ अटेस्ट कराने के लिए भी MP, MLA या स्टेट ऑफिसर के पास जाते थे। अब उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड का कर दिया, तो अब ये प्रॉब्लम्स बीच की ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से बहुत से कागज़ों की जो ज़रूरत नहीं थी उन कागज़ों को भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ को ख़त्म करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। इसमें भारत सरकार ने भारत में कंपनियों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कई कदम भी उठाए। इस दिशा में कुछ पहल है, जैसे कि एजाइल प्रोएस के साथ स्पाइस प्लस नामक वेब आधारित फर्म की शुरुआत की। पैन और टैन के लिए भी प्रदान करने के लिए CBDT के साथ LLP निगमन फार्म का एकीकरण भी किया है हमारी सरकार ने। अभी जैसा कि हमारे पार्लियामेंट्री फोरम के साथी राकेश गुप्ता जी बता रहे थे कि कल ही एक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार से व्यापार करने में आसानी के लिए बढ़ावा देने के लिए एक प्रसारण सेवा पोर्टल को लॉन्च किया है कि ताकि इसका प्रसार हो सके और इसको हम बिजनेस को कितना भी ईज ऑफ डूइंग कर सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं, इसके लिए हम काम करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत सी चीजें जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई है राष्ट्रवाद से। अब बात बीच में आ जाती होगी कि राष्ट्रवाद कहाँ से आ गया इसमें, लेकिन राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मामला है। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल चीजें भी बहुत सी जुड़ी हुई हैं कि हम कैसे इसको क्यों करें, हमारी जिम्मेदारी क्या है। आप सब लोग जानते हो कि 1945 में विश्व युद्ध चल रहा था। जापान के दो बड़े शहर, औद्योगिक शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में वहाँ बम डाले गए अमेरिका के द्वारा। दोनों शहर इतना ध्वस्त हो गए कि जापान पूरा ध्वस्त हो गया। फिर वहाँ की जो ध्वस्त हुआ वो जापान, वहाँ की सरकार, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की जनता, वहाँ की मीडिया, सबका एक ही मत मेक इन जापान है। जापान को फिर से खड़ा करना है, बनाना है, और सब लोग जुटे अपनी जिम्मेदारी से। और आज जापान को अगर देख लें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के नंबर 1 पे चला गया, कई क्षेत्रों में नंबर 1 पे चला गया। हम 1947 में आज़ाद हुए, हमसे 2 साल बाद चीन आज़ाद हुआ, और उसने भी यही दिया नारा, मेक इन चाइना, चाइना को खड़ा करना। पहले चाइना को जो है अफीमचियों का देश कहा जाता था। जब वहाँ क्रांति हुई, चाइना आया स्वतंत्र होकर के पूरी तरह से, तो वहाँ की जनता, वहाँ का मीडिया, वहाँ का सरकारी अमला, वहाँ की सरकार एक ही मत कि दुनिया में हमको चाइना को खड़ा करना है, अपने देश को मजबूत करना है। उन्होंने एक नई पॉलिसी तय की अपनी तरीके से कि हम जो है इसको मजबूत तब कर सकते हैं जब हम अपने यहाँ का जो बना हुआ सामान है अपने देश में भी कम रेट में लोगों को उपलब्ध करा सकें, यानी सरल व्यापार, और दूसरे देशों में भी इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर अगर कम पैसे में हम इसको बेचेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा हमको होगा, हम वहाँ की मार्केट पे कब्जा कर लेंगे। और उसके लिए उन लोगों ने ये किया कि जो अपने यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है उसमें चेंजेस लाए। कुछ पीरियड उन्होंने रखे ऐसे कि जिसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से उत्पादन कराना, यानी एक तरीके की ट्रेनिंग भी देना, जो यहाँ अप्रेंटिस जिसको कहते हैं, अप्रेंटिस के तौर पर उनको ट्रेनिंग देना, लेबरलेस उत्पादन कराना, बगैर मजदूरी का उत्पादन स्कूलों में, और वो सामान आकर के धीरे धीरे वहाँ से हमारे देश को और दुनिया में तमाम देशों को उन्होंने मार्केट बना दिया। हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ चीन, आज आप देखेंगे तो सस्ते दर पर उन्होंने
सामान हमारे देश में, क्योंकि लेबर नहीं लगा वहाँ पे, उन्होंने स्कूलों में उत्पादन शुरू कराया और वो हमारे देश पे कब्जा कर लिया। चाहे वो राखी का त्यौहार वहाँ नहीं मनाया जाता, मगर राखी हमारे देश में बेच रहा है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ने का काम किया। गणेश लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा वहाँ नहीं होती, मगर हमारे यहाँ आती बिकने, भेज रहा। रंग वहाँ होली नहीं मनाई जाती, लेकिन रंग, गुब्बारे, तमाम चीजें वह बना करके कि वहाँ जरूरत क्या है, लोगों को जरूरत क्या है, बनाया और सस्ते रेट पे हमारे यहाँ भेज दिया और हमारे यहाँ वो बिक रही है। ये काम मेक इन चाइना का उसने दिया नारा, अपने देश को किया और तमाम सामान में एक्सपोर्ट करके हमारे देश को उसने बाजार बना दिया। जबकि हम 1947 में आजाद हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, तब उन्होंने नारा दिया मेक इन इंडिया का, भारत को बनाना है। भारत तभी बन सकता है जब वहां से बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी तभी खत्म हो सकती है जब वहां पर रोजगार के संसाधन हो। रोजगार तभी हो सकता है जब औद्योगिक क्षेत्र में हम बड़ी तेजी से छलांग लगाने का काम करेंगे, तब जाकर के जो है रोजगार लोगों को उपलब्ध होगा, तब लोगों को काम उपलब्ध होगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर उन्होंने इसके लिए काम किया। इसके लिए उन्होंने लोगों को, मैं गांव का रहने वाला आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि एक पंपिंग सेट मेरे यहाँ, मेरे जो बड़े भैया थे वो ले लिए। जमीन ज़्यादा नहीं थी, 5 बीघे थी, मगर सिंचाई के लिए पंपिंग सेट लेना था। तो पंपिंग सेट लिया और उस पंपिंग सेट का जो कर्ज लिया, उसके द्वारा जमीन गिरवी होती थी। उसमें पहले जमीन को गिरवी करिए, मतलब बंधक बनाइए, तब पंपिंग सेट मिला वो। और वो पंपिंग सेट का कर्जा अदा नहीं कर पाए, इसलिए वो जमीन को बिकने की नोटिस आ गई। बाद में उसको जो है पैसा अदा करके उससे छुटकारा पाया गया। बहुत ज्यादा नहीं था, उसको 7,000 रुपए का कर्जा नहीं अदा हो पा रहा था, ये स्थिति थी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। गांव में पहले भैंस खरीदने पे, घोड़ी खड़खड़ा खरीदने पे, गाय पालने पर, किसी भी प्रकार का बिजनेस करने पर बैंक में गारंटी देनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी ने इसको खत्म किया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, 50,000 तक के शिशु मुद्रा लोन योजना में और 50,000 से 10 लाख रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देने का किया कि कोई गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, आप बिजनेस करो, व्यापार करो, क्योंकि भारत को मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना है। एक योजना उन्होंने लागू की। 4 अप्रैल 2016 को यहाँ पर उद्योगपतियों को नए उद्यमी बनाने के लिए नोएडा में ये घोषणा की, हम कुछ सांसदों को बुला करके, और 2 वर्ग को सबसे कमजोर माना, एक महिला को और एक शेड्यूल कास्ट को। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैंड अप योजना की घोषणा की और उसके तहत प्रत्येक बैंक से एक महिला को उद्यमी बनाने के लिए और एक शेड्यूल कास्ट को उद्यमी बनाने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बगैर गारंटी का लोन देने की अनिवार्य घोषणा की उन्होंने और इस नीति को लागू किया। आप गौर करो जरा, अभी तक के वो जिम्मेदार जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, वो बैंक के वो तमाम अधिकारी, मैनेजर मानने के लिए तैयार नहीं हुए कहीं मेरी यहाँ स्कीम लागू नहीं होती। प्रधानमंत्री तमाम लोगों ने, क्यों उन्होंने कहा ये बात? इसलिए कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ उनकी निगाह नहीं है, इसलिए उन्होंने इनकार किया। अगर चाइना की तरह, जापान की तरह अगर उनकी निगाह मेक इन इंडिया की तरफ होती, आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ होती, तो पहले ही मंजूर कर देते कि नहीं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। और सब जगह कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 2023 तक के डेट फिर से प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाने का काम किया। 2016 से 2023 किसकी जिम्मेदारी है? ये अकेले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है, सारे लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अगर हमारे देश में भी हमारी सरकार जिस तरह काम कर रही, उसी तरह हमारे प्रशासन के लोग, हमारी जनता, हमारे सभी मीडिया के लोग, हमारे सभी जिम्मेदार लोग अगर इस पर पूरी तरीके से ध्यान देते तो लगभग 1.25 लाख
बैंक की ब्रांचें पूरे देश में है। 1.25 लाख महिलाएं उद्यमी बनना और 1.25 लाख शेड्यूल कास्ट के लोग उद्यमी बनना, यानी लगभग 2.5 लाख लोग उद्यमी बनते। 10 लोगों को ही अगर काम देते तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाने का काम होता। इस तरीके से लग क्यों नहीं किया? किया कुछ लोगों ने, लेकिन कंप्लीट समय से पहले क्यों नहीं हुआ? जो देरी लगने का काम है क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? ये कंप्लीट होना चाहिए था। ये भावना तभी होगी काम को जल्दी कर देने का। जो आप नोडल अफसर बनाने की बात कर रहे हैं, वो नोडल अफसर के अंदर भी अगर राष्ट्रीयता की भावना होगी तो वो बहुत जल्दी काम करेगा उसको कंप्लीट करके, क्योंकि उसको देश को बनाने का काम करना है। और इसलिए आज अगर हम सरल व्यापार बनाना चाहते हैं कि व्यापार हमारा सरल हो, उद्योग हमारा सरल हो, तो उसके लिए ये जब सरल होगा तभी हमारी लाइफ भी सरल होगी, हमारी जिंदगी भी सरल होगी। जिसके घर में खाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कितना वो किया। जिसके घर में आप समझिए कि मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि मैं जब मतलब मेरे बच्चे भी थे और घर में कोई कमरा नहीं बना था, कच्चा घर और छप्पर, पानी टपकने लगता था, तो मैं तो अलग डाल के चारपाई सो जाता था बच्चे चले करके। मालूम हुआ पत्नी मेरी जो है वो पानी उलझ उलझ के फेंक रही है, तो वो पानी की बरसात में ऐसा टपकना। प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? आप जरा हीन भावना उनकी अंदर देखिए, लोगों के अंदर, जिनका घर पक्का बना, जिनका घर कच्चा बना है, पानी बरसने लगा, टपकने लगा, तो पक्के घर वाले के चबूतरे पर या बरामदे में जाकर के लोग ठहरते थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, उन्होंने पार्लियामेंट में पहले भाषण में बोला कि अंतिम व्यक्ति के पास उनका अपना निजी आवास होना चाहिए, उसमें चूल्हा होना चाहिए जो सुबह शाम जलना चाहिए, तभी जलेगा जब रोजगार होगा। और रोजगार उनको हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, स्टैंड अप योजना, कौशल विकास योजना, तमाम योजनाओं को लाने का काम किया। उसके बाद जो है उनमें बल्ब हो जो 24 घंटा जले, यानी उसके लिए सौभाग्य योजना लाया और पूरे देश के जिन घरों में बिजली नहीं थी मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। इसके अलावा भी सन 2022 कंप्लीट होते होते पूरे देश के अंदर सभी लोगों के कच्चे घर बनने पक्के होने हैं। हमारा डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का है, करीब 1 करोड़ 15 लाख लोगों की डिमांड आई और सबके आवास मंजूर कर दिए गए, जिसमें से 70% लोगों को आवास करीब करीब बन करके मिल भी गए। बाकी जो शेष बचे हैं वो बन रहे हैं और मिलेंगे भी उन लोगों को जितनी डिमांड्स आई है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएं तो ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों का कच्चा घर है उनका पक्का आवास देने के लिए, ये आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस के बारे में बताना क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसलिए मैं बता रहा हूँ। उनको 1,20,000 का आवास और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 का शौचालय और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी, इतनी चीजें उनको दी जाती है। जिसका घर पक्का बन जाएगा उसका काम करने में मन लगता है। ये जो मनोवैज्ञानिक तरीके से आदमी की टेंशन से जुड़ा हुआ मामला है। जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, मजदूर की एक क्वालिटी होती है, उसके घर में 2 दिन के लिए खाने के लिए है तो काम करने नहीं जाएगा। जब 1 दिन घर में खाने के लिए बचेगा तब वो काम करने के लिए जाता है। ये अब उसकी मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने उनको जरूरत की चीजें जो उपलब्ध होनी चाहिए कि इलाज के लिए अलग से पैसा ना खर्च हो, उनकी जो इजी लाइफ हो, बढ़िया लाइफ हो, उसके लिए उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लागू की। सारी योजनाएं लागू करने का काम किया, किसानों के लिए, लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत सी सुविधाएं देने का काम किया। क्यों? क्योंकि वो भारत को बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से भी अनुरोध है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीजों को हमको बनाना है। छोटी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को बोला लाल किले मैदान से, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजों का जो उत्पादन हो रहा है उसका उपयोग हम करें। हम उन चीजों को खरीदें भले थोड़ी महंगी हो, अगर उनका हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो हम विदेशी लोग जो हमको मार्केट समझ रखे, बना रखे हैं, उनका हमारी जेब से पैसा निकल करके उनकी जेब में नहीं जाएगा। और वो तरीके हमको अपनाने हैं कि कैसे भी हम उसको कम पैसे में अच्छा सामान उपलब्ध करा सकते हैं। इतना हमको भी करना पड़ेगा, ये करना चाहिए हमको। और इतना हम आप कर लें, इसलिए प्रधानमंत्री जी इसको कर रहे हैं बार बार और ये सुविधा देने का काम कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल पर इसीलिए दबाव उन्होंने ज्यादा प्रेशर दिया।
और वोकल फॉर लोकल इतना हो जाए, स्थानीय सामानों का उत्पादन हमारे देश में इतना हो कि हमको विदेशी सामान की जरूरत ना पड़े, और वो जो वोकल फॉर लोकल है वो लोकल फॉर ग्लोबल बन जाए। इस तरीके से हमको काम करने की जरूरत है उद्योग क्षेत्र में, कि हमारा सामान पूरे देश में, पूरी दुनिया में आ। और इसके लिए हमको काम करना चाहिए। हम इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी राजनीतिक दल के लोग सब, पॉलिटिक्स कहीं हो अलग चीज है, पॉलिटिकल चीजें अलग चीजें हैं और तमाम चीजें अलग चीजें हैं, लेकिन हम सब लोगों को एक मत होकर के इस इशू पर, मेक इन इंडिया के सवाल पर, आत्मनिर्भर भारत के सवाल पर हमसे जो भी मदद हो सकती है, जहाँ कहीं भी हो सकती है, उसको हमको करने का काम करना चाहिए। अभी हमारे डिपार्टमेंट ने तय किया है कि लोगों को तमाम मजदूर आता है दूसरी जगह से, तो जैसे कि प्रवासी मजदूर हैं, तो उन प्रवासी मजदूरों को भी लोगों को जिम्मेदारी दी है, बहुत से उन लोगों को जो बिल्डर्स हैं, कि अगर उनकी अपनी निजी ज़मीन है तो निजी ज़मीन पर अपनी बिल्डिंग बना लें और 25 साल तक के वो किराए पर दे सकते हैं। वो लोग जो फुटपाथ पे लेटते हैं, मजदूरी करने आते हैं, प्रवासी मजदूर आते हैं, लेकिन उनका ब्याज जो है, उनका किराया आप पहले 8% बढ़ाएंगे, लेकिन 25% से 25 साल में 25% से ज़्यादा वो किराया नहीं बढ़ा सकते आप। तो ऐसे उन लोगों को सरकारी ज़मीन है तो वो लीज पे ले सकते हैं, या खुद की उनकी ज़मीन है तो उसको ले सकते हैं, और ऐसे मकान बना करके उन मजदूरों को भी आवास मिले। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको सड़क पे न लेटना पड़े, फुटपाथ पे न लेटना पड़े, इस तरह की भी योजना हमारी सरकार ने बनाने का काम किया है। और इसके लिए जो है, मेरा आपसे भी सब लोगों से अनुरोध है कि आप तो इस क्षेत्र में काम कर रहे हो। मैं अभी चूँकि जल्दी ही मैं इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन उसका बना हूँ, डेवलपमेंट का, तो मेरा इसका, मैं जो हमारा स्मार्ट सिटी बनाने का है। अब देखिए कि थोड़ी सी कहीं कहीं क्या होता है, आप समझिए कि जनवरी 15 में इसको प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के लिए 100 स्मार्ट सिटी चुनने थे, और 100 स्मार्ट सिटी चुनने में अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण या हीला हवाली के कारण 3 साल लग गया। 2018 में वो 100 डिस्ट्रिक्ट चुन पाए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। अब मैं लखनऊ में गया, मैंने बैठक में, मिनिस्टर बनने के बाद मैंने बैठक बुलाई, तो मालूम हुआ कि पूरे लखनऊ को उन्होंने स्मार्ट सिटी चुना नहीं, एयरपोर्ट ऑफ स्मार्ट सिटी चुना, कैसर बाग में थोड़ा सा। तो मैंने उस मीटिंग को कैंसिल किया। इतना समय कैसे लगेगा? ये काम की हीला हवाली है, यानी जिम्मेदारी नहीं है। मतलब नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो है वो लगाव नहीं है कि हमको मेक स्मार्ट सिटी क्यों बनाना है, कि हमको मेक इन इंडिया बनाना है, भारत बनाना है, अपना ठीक बनाना है, इसलिए स्मार्ट सिटी बनाना ताकि दूसरे उसमें जाए। तो अभी उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 1 अक्टूबर 2021 को